Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we're going to discuss about the determination of the relative atomic masses of isotopes by mass spectrometry. ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हम कुछ टेक्निक्स के साथ अब जो हैं आइसोटोप्स के डिफरेंट हैं, एक ही एलिमेंट में जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा आइसोटोप ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि किसकी अमाउंट जो है वो नेचर में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अब हम डिटरमाइन करेंगे और ये इंस्ट्रूमेंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। फर्स्ट चीज तो आपको इस चीज से पता चल जाना चाहिए, विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, जो कि क्या करता है, एक्यूरेट एग्जैक्ट मैसेज बताता है इसके ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के अंदर जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सब के आपको एग्जैक्ट मैसेज बताएगा। लेट्स स्टार्ट हाउ इट वर्क। और इसमें होता क्या है, इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस चीज को वोलेटिलाइज करते हैं। देन आयोनाइज्ड, जो सैंपल है यानी कि जिसके आपने आइसोटोप्स मालूम करने हैं उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, वोलेटिलाइज करेंगे, फिर इसको आयोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपने उसको वोलेटिलाइज किया उसके बाद वो क्या हुए, आयोनाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें से हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स हैं वो गुजारेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल I'm just going to draw here the atom that in front of you. Just a second. ये देखिएगा अभी ये किस तरह से ये यहाँ पे होगा। ये देखिए, लेट्स सपोज ये एक एटम है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। आयोनाइज होने के बाद, सॉरी वोलेटिलाइज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें से हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बीम गुजारूंगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब ये यहाँ से रवाना होंगे बहुत ही स्पीड के साथ, तो इनके रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इनको अपने साथ ले उड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से बाद में आपका ये एटम जो पहले वोलेटिलाइज था आयोनाइज हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio E/m। बहुत ही अहम पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको और हाईलाइट भी अगर आप कर सकते हैं तो। बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, यानी कि उसका मास और उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसकी बुनियाद पे वो उसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, और फिर किस में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, पीक्स बनेगी, यानी कि ग्राफ बनता है जिसमें ऐसे आपके पास पीक्स आती हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होंगे, ये जैसे आप ईसीजी की एग्जांपल देखते हैं उसमें बेसिकली पीक्स आ रही होती हैं और वहीं से आपको हार्ट बीट पता चलती है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो, सॉरी एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनकी ऐसे पीक्स बनेंगी और हमें उनसे पता चल जाएगा। Actually, mass spectrum is a plot of data in such a way that E/m is plotted as x-axis and relative number of ions are on y-axis. So इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा कि इस वीडियो में एक्चुअली में हो क्या रहा है। So let's start to see this one। ये वीडियो है, देखिएगा जी इसमें क्या हो रहा है। ये इसकी कुछ शक्लें हैं आपके सामने जो कि डिफरेंट टाइप्स में पाई जा रही हैं। अब इसकी 5 स्टेजेस है। ठीक है, इसकी सबसे पहली स्टेज क्या है, हम सैंपल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सैंपल इंसर्ट करने के बाद वेपोराइज्ड, देन आयोनाइज्ड।
अब वो क्या हो गया, आयन हो गया। आयन का मतलब आप समझ गए हैं, यानी कि जो पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ इट बिकम एन आयन। नाउ थर्ड में क्या किया, अब हमने इसको क्या करना है, मूव करना है, एक्सेलरेट करना है, यानी कि अब आयनाइज तो हो गया, तो अब उसको मूव करेंगे तो वो आगे कहीं जाएगा ना। उस मूवमेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सेलरेशन कह रहे हैं। फिजिक्स में आप वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के में आपने इसके बारे में काफी पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देन अब यहां से ये स्ट्रेट नहीं जाने दे रहे, हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, लेट्स सी नेक्स्ट। लास्ट में ये इसके ऊपर आके गिरेगा, यहाँ पे जहाँ पे इसकी डिटेक्शन होगी कि कौन सा वेट और मैस के लिहाज से, यानी कि चार्ज और मैस के लिहाज से भारी है और कौन सा हल्का है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके ऊपर कार फरमा होगी, जो कि इसको यहाँ पे गिराएगी। अच्छा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टेज को जरा थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही मूव कर दें आफ्टर एक्सेलरेशन, छोड़ दें, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको डिफ्लेक्ट करना है। उसके लिए रीजन क्या है, सर्कुलर वे में लाने के लिए। अब ये सीधा क्यों जा रहा है, अपने मैस की वजह से। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये मैग्नेट ला के, जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट और रिपल करवाएंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, ये चार्ज और मैस के रिलेशन में रखते हुए हम इसको फिर मैग्नेटिक फील्ड देंगे ताकि ये मूव कर जाए। अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब जितने भी आइसोटॉप्स होंगे इस एलिमेंट के, वो इसी तरह से मूव करते जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे गिरेंगे। ये देखिएगा नेक्स्ट, ये तो अब ये डिफरेंट था। अब जितने भी आपके होंगे इनके मुताबिक वो एक ही स्क्रीन के ऊपर आके फेल डाउन हो जाएंगे, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आपका भारी है और कौन सा हल्का है, यानी कि किसका वेट टू मैस चार्ज रेशो वेरी कर रही है एक दूसरे से। ऑब्वियसली जिसका मैस डिफरेंट होगा वो भारी होगा, और वो आपके पास पहले गिरेगा, और हल्के वाला ऊपर गिरेगा। खैर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसकी डिटेक्शन आ जाएगी। अब ये हम एनालाइज करने लगे हैं एक सैंपल को। इसका तरीकेकार क्या है, गौर से समझिएगा। सैंपल रखा, उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, वेपोराइजेशन में ले गए, देन आयनाइज कर दिया, उसके बाद इसको मूव किया। ये चार्ज पार्टिकल अब मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, यहाँ पे प्लेट्स लगाई, जिसकी वजह से ये मूव कर गया। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बाद ये किस में आ गया, डिटेक्टर में आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। ले जी, जैसे ही अब ये यहाँ पे गिर रहा होगा, तो वैसे ही यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग जो होगी वो एनालाइजर के बाद यहाँ पे आएगी, और इस तरह से आपके पास पीक्स या ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड, दूसरा भी इसी तरह से, थर्ड वन भी देख लिया। अब अगर उससे नेक्स्ट सैंपल वाला आया और वो फिर ऊपर चला गया, तो इस तरह से आपका एक ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ये एक एग्जांपल रुबीडियम की शेयर करेंगे, इसके कुछ आपके पास हैं, ये 77% है और ये 23% है। अगर हम रुबीडियम को देखते हैं तो ये किस तरह से हमारे पास इसका डेटा इकट्ठा हुआ। तो ये रुबीडियम 85 आइसोटॉप्स है, जो कि 77% मौजूद है इस सैंपल में। और तो अब ये देखिए जो बाकी का है वो 87 है। अब आप देखिए 77 प्लस 23, तो ये 100%, यानी कि पूरे सैंपल में आपके पास ये दो ही हैं, और इसके दो आइसोटॉप्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब ये देखिए हमने इनका क्या निकाल लिया, एवरेज एटॉमिक मास का भी बता रहा है, जितना ये पाया गया जितना, और उस लिहाज से हमने इसको डिवाइड करने के बाद जब इक्वल किया तो ये हमारे पास इनका
एवरेज एटॉमिक मास या जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स दैट प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, उसकी वजह से हमें पता चले। तो ये यहाँ तक तो था एक वीडियो जो कि आपको एक इमेज बताया गया कि किस तरह से चलेंगे। नेक्स्ट दोबारा आते हैं कि अब वर्किंग कैसे कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। आपकी बुक में जो इमेज दी गई है, जो डायग्राम है, वो कुछ इस तरह से है, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जी, गौर से सुनिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेल डन, वेरी नाइस, गुड। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। First of all, atom's mass spectrograph was designed to identify the isotopes of an element. सबसे पहले तो हमने isotopes को ही find out और identify करने के लिए इस्तेमाल किया था on the basis of their atomic masses, कि उनका mass कितना है। There is another instrument called Dempster mass spectrometer. This was designed for the identification of elements which were available in solid state. वो एलिमेंट्स जो आपके पास सॉलिड स्टेट में हो, उनके ऊपर काम किया है। जैसे सब्सटेंसेस whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into vapor state, यानी कि सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, बुखारात में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि हमने वीडियो में बड़ी डिटेल से देखा। उसके बाद सेकंड क्या होगा, द प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स इज केप्ट वेरी लो। रेंज क्या होगी उसकी, दैट इज 10 रेज टू द पावर -6 to 10 रेज टू द पावर -7 टॉर तक ये प्रेशर है, जिसकी यूनिट टॉर में हम ले रहे हैं। दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। अब नेक्स्ट जो चैम्बर है, अब हम उनको किस में लेके जा रहे हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर में, where fast moving electrons are thrown upon them। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बड़ी स्पीड से मूव कर रहे होंगे, वो उन वेपर्स एटम्स के ऊपर बम्बार किए जाएंगे या उनके ऊपर गिराए जाएंगे। उसके नतीजे में क्या होगा, द एटम ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयोनाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में हैं, उनके साथ टकराएंगे और वहां से क्या लेके निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। जाहिर है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। These positively charged ions of isotopes of an element have different masses depend upon the nature of the isotope present in them। अब इनका mass different होगा। जो depend किस चीज पे कर रहा है, obviously जो number of proton वो सेम है, साथ उसके क्या चीज है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक्चुअली में वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। The positive ion of each isotope has its own mass over charge ratio। अब हर एक की ये अपनी होगी। वेरिएशन की वजह क्या होगी, उसका mass ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और चार्ज तो आपको पता ही है जो उसके ऊपर आएगा। When a potential difference E of 500 to 2000 volt is applied between perforated accelerating plates। perforated का मतलब बेटा क्या होता है, जिनमें होल्स हो, सुराख हो, ठीक है। Then these positive ions are strongly attracted towards a negative plate। जब इनको आप यहां से निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ये फिर मूव करेंगे नेगेटिव प्लेट्स की तरफ, क्योंकि हमने इनको वहां पे खड़े नहीं होने देना। हमने कहना कि आगे को मूव करें, उसके लिए हमें नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज देना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो आयंस हैं ये मूव करेंगे फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिनमें सुराख होंगे। इन द वे द आयंस आर एक्सिलरेटेड। इसके रीजन में होगा क्या, नतीजे में हमें क्या मिलेगा कि आयंस वहां से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि वो एक्सिलरेट करेंगे। These ions are then allowed to pass through a strong magnetic field। रीजन आपको पता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इनको ना लेके जाएं तो ये क्या करें, सीधे ही चले जाओ, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ H रखी हुई है, which will separate them on the basis of their mass over charge ratio E over m। Actually the magnetic field make the ions to move in a circular path। अगर ये ना होता तो वो क्या करते, सीधे चले जाते। यही वजह थी कि हमने इनको फोर्स किया कि ये मूव करें सर्कुलर पाथ में। द आयंस ऑफ डेफिनेट m over e value will move in the form of group one after the other and fall on the electrometer, या जिसको आप डिटेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ही अहम है, यहाँ पे एक इक्वेशन आपके साथ डिस्कस कर रहा है। The mathematical relationship for E over m is,
ये किसके इज इक्वल है, एच स्क्वायर आर डिवाइडेड और ओवर 2e कैपिटल। अब इनको देखते हैं क्या, H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो अबाउट दिस। R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो किस में से मूव करके आए उसके बारे में बता रहा है। तो ये तीनों चीजें जो है वो क्लियर है। इफ E इज इंक्रीज, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या होगा, बाय कीपिंग H कांस्टेंट। और H जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप मत छाने, कांस्टेंट मतलब जिसमें आप चेंज नहीं ला रहे, will increase and positive ions of a particular E over M will fall at the different places as compared to the first place। तो वो ऑटोमेटिकली अब अपने मैथ में चेंज होने की वजह से, जाहिर है जब मैथ चेंज होगा तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर वो डिफरेंट प्लेसेस पे वो वहां पे गिरेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करके ऐसे कर सकते हैं। ईच आयन सेट्स अप अ माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट, उनमें अब जाहिर है चार्ज भी होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो करंट तो वो रखेंगे अपने अंदर। Electrometer, actually the detector, is also called an ion collector and develops the electric current। अब वो जहां पे गिरेंगे वहां पे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट पैदा करेंगे। और उस करंट की वजह से वो करंट क्या होगा, कलेक्ट होता जाएगा कि कितना करंट जो है वो कलेक्ट हुआ। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट दस मेजर्ड गिवन इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयंस ऑफ डेफिनेट ई ओवर एम वैल्यू। अब जितने आयंस पॉजिटिव चार्ज के एक खास पॉइंट पे गिरेंगे वो एक खास अमाउंट ऑफ करंट भेजेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को काउंट किया जाएगा और उसी की मेजरमेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप उस एलिमेंट में वाफर मिकदार में मौजूद है। एनी क्वेश्चन टिल हियर माय डियर, क्विकली हरी अप। गुड, ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द आयंस ऑफ अदर आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट मास are made of all one on the collector and the current strength is measured. The current strength in each case given the relative abundance of each of the isotope। जितने वो पार्टिकल्स यानी कि आइसोटॉप्स गिरेंगे उतनी करंट की होगी मिकदार, और उसी लिहाज से आपको आइसोटॉप्स के बारे में पता चलता जाएगा। The same experiment is performed with carbon 12 isotope and the current strength is compared। अगर कार्बन 12 को भी देखा जाए उससे भी हम इसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं और करंट की अमाउंट को काउंट कर सकते हैं। This comparison allows us to measure the exact mass number of the isotope। पहली चीज एग्जैक्ट mass number पता चल जाएगा हमें। The separation of isotopes of neon, smaller the E over M of an isotope, smaller the radius of curvature, यानी कि जहां से वो मूव होके आ रहे हैं, produced by the magnetic field according to the above equation। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करेंगी। ये आपके पास इसकी डायग्राम है, बिल्कुल उसी तरह से है। सबसे पहले सैंपल है जहाँ से जाएगा, नेक्स्ट तमाम जो आपके वेपोराइजेशन है, उसके बाद आयनाइजेशन है, फिर एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, यहाँ से इसको मूव कराता है और लास्ट में आपके पास डिटेक्टर है। और ये किसके साथ, मॉनिटर के साथ जोड़ लें इसको आप, जिसमें से ये एक ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ ईच आयन स्ट्राइक्स अ डिटेक्टर, द आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड, यानी कि उसकी मिकदार को मेजर किया जाएगा, इज फेड टू द रिकॉर्डर। अब वो किस में आ रही है, रिकॉर्डर में ऑलरेडी वो फीड की हुई है। द रिकॉर्डर मेक्स अ ग्राफ शोइंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर। अब वो किसके अगेंस्ट उसको प्लॉट करेगा, मैस नंबर के अगेंस्ट। जिसका मैस ज्यादा होगा यानी कि जो ज्यादा उसमें होंगे वो क्या होंगे, पीक उनकी बढ़ती जाएगी क्योंकि उनकी अमाउंट बढ़ रही होगी। द अबव फिगर 1.23 shows a computer plotted graph for the isotopes of neon। तो ये आपको नजर आ रहे हैं इसमें 90.92% जो है ये 20 है, फिर 21 है और उसके बाद 22 है कि 0.25 और ये 5.52% जो उसमें मौजूद है। The separation of isotopes can be done by the method based on their properties। Some important methods are as gaseous diffusion, thermal diffusion, distillation, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं, सेपरेशन में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क, कैन रेज योर हैंड।